गाइस, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और पॉलिटी घटना चक्र का आज हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे, द अटॉर्नी जनरल एंड कैग। उससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी उससे पहले हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्विक रिवीजन कर लिया था, और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल बोलते हो आप हिंदी में, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड कैग। पहले समरी देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है, मतलब जितनी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है ना, ऐसी ही क्वालिफिकेशन इनकी होती है। और किस में कहा गया है, आर्टिकल 76 के 1 क्लाउज में कहा गया है। और अटॉर्नी जनरल की क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी होगी अटॉर्नी जनरल की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे एडवाइस देता है। और क्या करता है ये, टाइम पे प्रेसिडेंट को उससे संबंधित रिपोर्ट रेफर करता है। ये आर्टिकल 76 क्लाउज 2 में कहा गया है। और पर इसकी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल शैल गिव राइट टू ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी टेरिटरी हैं उनके सभी कोर्ट्स में इसको ऑडियंस का राइट है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 76 के क्लाउज 3 में। द अटॉर्नी जनरल शैल ऑफिस में को कब तक हेल्ड रखते हैं ये, प्रेसिडेंट के प्लीजर तक। एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन इन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है, जैसा प्रेसिडेंट इनका रिम्यूनरेशन डिटरमाइन करते हैं उसके आधार पे इनको रिसीव होता है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 76 क्लास 4 में। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सीटिंग बट विदाउट ए राइट टू वोट। पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में की प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और बट वो बोलने का भी राइट है उसको, बट वो वोट नहीं कर सकता है। उसको सारी प्रिविलेज मिलती हैं, ऑल प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ ये सब अवेलेबल होती हैं एज ए पार्लियामेंट मेंबर की तरह। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65(1) गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन। और स्टेट में एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसकी क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट के जज की इक्वल, और इसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। स्टेट में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, और सेंटर में उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं ना अटॉर्नी जनरल को, और एडवोकेट जनरल को अधिवक्ता बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं एडवोकेट जनरल, स्टेट के अंदर होते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस करते हैं। फर्स्ट लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल, और ये अपने ऑफिस को हेल्ड करता है गवर्नर के प्लेजर तक। अटॉर्नी जनरल कब तक रहता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, और एडवोकेट जनरल रहता है गवर्नर के प्लेजर तक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48(1) देयर शैल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की बात कही गई है जो आर्टिकल 148 में है, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं कैग, बट इनको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता। इनको रिमूव करने का तरीका होता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है इनके पद से, कैग को। और जो कैग होते हैं वे किसी भी मतलब जब वे अपने जिस उस पद पे पहुंच जाते हैं उसके बाद वे किसी भी गवर्नमेंट, इंडिया का जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है और स्टेट के अंदर भी, वो किसी भी पद पे फिर काम नहीं करते हैं। ये कहा गया आर्टिकल क्लाउज 4 में। और उनका टेन्योर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है उनका 6 ईयर या 65 ईयर्स तक काम कर सकते हैं वे। प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ए रिजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रपोज्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। ठीक है, या तो मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी हो उनके अंदर कि वे बनने लायक नहीं है उसकी, या फिर प्रेसिडेंट जो हटाएंगे उनको, तो वो दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा एक प्रस्ताव पास होगा, उसके आधार पे इनको प्रेसिडेंट हटाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने आप ही उनको हटा देंगे। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के गार्जियन होते हैं, और कंट्रोल द एंटायर फाइनेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ये जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, आई एंड ईयर बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का।
और ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द सेंटर टू द प्रेजिडेंट हु शैल इन टर्न प्लेस दैम बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये अपनी रिपोर्ट प्रेजिडेंट को देते हैं ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और फिर प्रेजिडेंट उसको दोनों हाउस के सामने रखते हैं पार्लियामेंट में। आर्टिकल 51 क्लाउज 1 इससे रिलेटेड है। ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट टू गवर्नर, और स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं और गवर्नर फिर उसके बाद उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। और ये है आर्टिकल 151 की क्लाउज 2 में। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कैग को कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और कैग जो है कैग की जो ड्यूटी, पावर और उसकी सर्विस की क्या कंडीशन रहेंगी, इससे रिलेटेड जो एक्ट आया था वो आया था 1971 में, और इसको अमेंड किया गया था 1976 में, जिसमें जो अकाउंट का सेपरेशन किया गया था ऑडिट से अकाउंट को अलग कर दिया गया था। कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, ये प्रेसिडेंट को 3 ऑडिट रिपोर्ट देता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो सही अकाउंट होते हैं उनकी रिपोर्ट देता है ये, और फाइनेंस अकाउंट की रिपोर्ट तैयार करता है, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट्स बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइन दैम, इनको पीएसी एग्जामाइन करती है, और उसके बाद रिपोर्ट्स को इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। समरी होगी है, छोटी सी समरी थी। लीगल एडवाइज, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल लीगल मैटर पे एडवाइस देते हैं। ठीक है, अभी बताया ये आर्टिकल 76 में। चलो एक बार देख लेते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स and to perform such other duties of legal character. The Attorney General is the first law officer of the Government of India. The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India. ठीक है, अभी बात समझाई थी ऊपर। नेक्स्ट है, who among the following holds his या her office during the pleasure of the President, तो कौन है? अटॉर्नी जनरल प्रेजिडेंट के प्लेजर तक अपने ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं। थर्ड है, हाउ इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ ए लीगल एडवाइजर टू, किसके लीगल एडवाइजर होते हैं ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सब में इनको ऑडियंस का राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो ये है अटॉर्नी जनरल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखना है कौन सा करेक्ट है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, करेक्ट है, और उनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए ना, उनके इक्वल होती है, तो ये भी करेक्ट है। और पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, और ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट ला के उनको हटाया जा सकता है। तो नहीं तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। 1 और 2 राइट है। Article 88 of Indian Constitution deals with the right of ministers and Attorney General in respect of House. Every minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either House, any joint sitting of the House. ठीक है, जॉइंट सीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर। ठीक है, जिस भी कमेटी के वे मेंबर होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल ही एंटाइटल्ड टू वोट इन द हाउस। ठीक है, वोट का अधिकार नहीं है इनको। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड 3 and 4 क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल, देखना है स्टेटमेंट को और बताना है क्या करेक्ट पूछना है, करेक्ट छांटना है। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनाता है
सही है ये। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, नहीं तो ये तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है उसका रिम्यूनरेशन से रिलेटेड। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। ओनली वन राइट है, सेकेंड रॉन्ग है। अटॉर्नी जनरल इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। Article 76, Clause 1. The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine. और किस में है ये? आर्टिकल 76 की क्लाउज 4 में। Who can attend either House of Parliament without being a member? तो कौन है ये? अटॉर्नी जनरल। मेंबर ना हो लेकिन हाउस को अटेंड कर सकता है। Which officer of the Government of India has the right to take part in the proceedings of Parliament of India even though he is not a member? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में किसी भी हाउस की, चाहे वे उसके मेंबर हों या ना हों। और एक ये भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल दोनों ही ऐसे होते हैं कि ये किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वे उस हाउस के मेंबर हों या ना हों। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 करेक्ट हुए हैं, तो 2 में से मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आंसर तो ई हो गया है। ठीक है। The Attorney General can participate in the proceedings of any House of Parliament as a non-member. There is also Vice President in the given option. He is also not a member of Parliament. So here the Vice President can also be the answer. However, if the motion to remove the Vice President from the post of Chairman of Rajya Sabha is under consideration in the House, then the Vice President. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा रह गया अभी। डज नॉट रिमेन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट दैट टाइम। 1 मिनट, एक बार और देख लेंगे इसको। इन्होंने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को जब इफ़ द मोशन ऑफ रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब ये मोशन चल रहा हो कि वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाने का राज्यसभा में, तो इज़ द कंसिडरेशन इन द हाउस। ठीक है। देन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट रिमेन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उस टाइम पे एक्स जो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ही कैन बी ए पार्ट ऑफ द हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये उसकी प्रोसीडिंग में। और इन दिस कंटेक्स्ट ही कैन स्पीक इन द हाउस, बोल भी सकते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन द अटॉर्नी जनरल विल बी देयर because the vice president participate only in the Rajya Sabha. ठीक है। Who among the following has a right to speak and otherwise take part in the proceedings of the either House of Parliament and to be a member of any parliamentary committee but is not entitled to vote? तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के। Who among the following can participate in the proceeding of both the House of Parliament? तो ये है अटॉर्नी जनरल। एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और अटॉर्नी जनरल भी हैं। नॉन मेंबर होके भी ये पार्लियामेंट के हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट। किसको राइट है पार्लियामेंट को एड्रेस करने का? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करना है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड स्टेटमेंट है। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, यस। बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की कमेटी के मेंबर होते हैं ये, और सही है, मेंबर तो होते हैं ये। और स्पीक इन लोकसभा बोल सकते हैं स्पीक, बट वोट नहीं कर सकते हैं ना, ये रॉन्ग है 4th। तो आंसर क्या हो गया है? C 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ कौन होते हैं? लीगल एडवाइजर। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, assist the Attorney General and is himself assisted by several additional Solicitor General of India. ठीक है। नेक्स्ट है द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़, तो ये लीगल एडवाइज़र होता है। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। कौन एडवाइज करता है लीगल मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट को? ये होते हैं एडवोकेट जनरल। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन लीगल मैटर्स। ये आर्टिकल 65 की क्लाउज 2 में कहा गया है। The governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court or to be advocate general for the state. आर्टिकल 165 की क्लाउज 1 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का जज जैसे अपॉइंट होता है ऐसे ही एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है, उसके अंदर भी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द
एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ही इज़ द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है एडवोकेट जनरल। द ऑफिस लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये है एडवोकेट जनरल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो इनको करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट। और कौन से आर्टिकल में है ये कैग की बात? आर्टिकल 48 क्लाउज 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज that there shall be comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as is judge of the Supreme Court। ठीक है, इसी तरीके से हटाए जा सकते हैं। The comptroller and auditor general audits all receipt and expenditures of the government of India and submit हिज रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट। ठीक है, ये सारी जो रिसिप्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसको फिर प्रेजिडेंट को सबमिट करते हैं। ही आल्सो ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट में ये सारी रिपोर्ट स्टेट गवर्नर को देते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। कैग से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके अपॉइंटमेंट से आर्टिकल 148। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको दी जाती है ये? इंडिया के प्रेसिडेंट को। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में है ये ऑफिस कैग का। टेन्योर कितना होता है कैग का? तो ये होता है 6 ईयर या 65 ईयर्स। According to Article 148 Clause 3, the salary and other condition of service of the CAG of India shall be determined by Parliament। ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसकी जितनी जो सैलरी होती है, सर्विस की कंडीशन होती हैं, उनको कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर। इनका टर्म ऑफिस का टर्म होता है या until the attains the age of 65 years whichever is earlier as per law of the parliament। कैग ड्यूटीज़ पावर कंडीशन एक्ट 1971, ये इस एक्ट से इनकी ड्यूटी पावर और कंडीशन बताई गई हैं सर्विस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनकी सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। सही है। ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता है, तो इसमें यही सही है इसका आंसर, क्योंकि नोट करेक्ट पूछा था ना। यस, नोट ट्रू पूछा था, तो इसका आंसर हो गया ये डी। आर्टिकल 148 क्लाउज 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शैल बी कैग ऑफ इंडिया who shall be appointed by the president of warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in the like manner and on the like grounds as is judge of the Supreme Court। Schedule 2 Part 12 Clause 1 of the Constitution of India and Section 3 of Comptroller and Auditor General's Duties, Power, Condition of Service Act 1971 says that the salary of the CAG of India is equal to that of judge of the Supreme Court। और आर्टिकल 148 क्लाउज 4 सेज दैट कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, उसके बाद वो किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, सरकारी ऑफिस में, ना स्टेट में और ना ही सेंटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसे ही कैग को हटाया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग ऑफ इंडिया। कौन सी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करते हैं ये? तो ये नहीं करते हैं टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, ये तो करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करते हैं ये। कंटिजेंसी फंड से और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट भी तैयार करते हैं ये। और टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ये भी करते हैं।
टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड रेशियो ऑफ पब्लिक मनी एंड टू एंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉग्ड इन द एक्सचेकर। तो ये काम नहीं करते, इसका 1 2 3 होना चाहिए आंसर। क्या हो गया इसका? डी। यस, ये इसका वर्क नहीं है, बाकी ये तीनों इनके काम हैं, ए बी एंड सी। The CAG is the head of the Indian Audit and Account Department and advises his constitutional standing as the auditor of the Union and State Government from Article 148 to 151 of the Constitution of India. The duties, power and condition of service of CAG are laid down in CAG एक्ट। कौन सा है? 1971 में इनकी ड्यूटी, पावर और सर्विस की कंडीशन बताई गई हैं। और क्या क्या काम होते हैं कैग के? ये क्या करता है? जो कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी रिसिप्ट तैयार करता है, मतलब जितने एक्सपेंडिचर हैं, जितनी उनकी रिसिप्ट है उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करता है। और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड created used in emergency circumstances and the public account used mainly for loan, deposit and remittance, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करता है ये। और ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट केप्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन सब की रिपोर्ट बनाता है। अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हुज स्टेट प्रोवाइड एंड ऑडिट बाय द कैग। ऑथोराइज बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, इन बॉडीज़ और ये जो अथॉरिटी होती है इनसे रिलेटेड रिपोर्ट भी बनाता है, जो कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित होती हैं। एनीबडी और एनी अथॉरिटी इवन थ्रू नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ गवर्नर। अगर गवर्नर कहते हैं या प्रेजिडेंट कहते हैं कि किसी बॉडी की मतलब उसके रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी बॉडी की, किसी भी अथॉरिटी की। अकाउंट ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिसीविंग लोन्स ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किसी को लोन दिया है, किसी अथॉरिटी को, या ग्रांट दी है, तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट भी ये तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग जनरल टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट है ये। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। यस, दोनों ही करेक्ट हैं ये तो आंसर हो गया नहीं, बोथ 1 and 2 करेक्ट। Next, in India, or other than ensuring the public fund are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of Office of Comptroller and Auditor General? क्या importance है भाई इसकी? तो ये जितने 2 and 3, ठीक है, आंसर हो गया इसका सी। आंसर पढ़ती हूँ, बता रही हूँ, है ना। जैसे ये है, सेकेंड है, क्या आंसर था इसका? 2 and 3 करेक्ट है ना। तो क्या रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बाय मिनिस्ट्रीज और डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट डिस्कस किए जाते हैं उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट तैयार करता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक अकाउंट फाइनेंस। ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देता है ये, जिन्होंने वायलेट करे हैं लॉ को, जब पब्लिक फाइनेंस मैनेजिंग करी है उस दौरान उन्होंने अगर लॉ को वायलेट करा है तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। कैग ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 हु ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द public account committee and investigating agency can press charge on fact based on CAG report। इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है कैग की रिपोर्ट के बाद उस पर, अगर वायलेट कर देते हैं लॉ को। द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ द कैग वेस्ट विद, तो किस में होती है ये होती है पार्लियामेंट के अंदर। द पार्लियामेंट इज द अल्टीमेटली अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन कैग रिपोर्ट। ठीक है, कैग की रिपोर्ट पे ये अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है कौन? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है। द PAC कमेटी ऑफ पार्लियामेंट डिबेट्स एक्सटेंसिवली ऑन दिस रिपोर्ट्स, डिबेट करती हैं ये। आर्टिकल 51 की क्लाउज 1 में है ये, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
relating to the account of the union shall be submitted to the president, who shall cause them to be laid before each house of parliament. ठीक है. नेक्स्ट है, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ पीएसी ऑफ पार्लियामेंट. तो कौन करता है पीएसी की मीटिंग को अटेंड? तो ये है कैग. कैग अटेंड करते हैं पीएसी की मीटिंग को. ठीक है. आर्टिकल 148 1 of the Constitution of India says that there shall be a CAG of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the ground as a judge of the Supreme Court. According to Article 124 Clause 4 of the Constitution, a judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each house of the Parliament, supported by majority of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3. ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी. The house present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. या तो इस आधार पर हटाया जा सकता है ना, इस आधार पे एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें दोनों हाउस की मेजोरिटी से वो पास होना जरूरी है. उसके बाद प्रेसिडेंट उनको उनके पद से रिमूव कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज की बात बताइए. सो वी कैन से दैट द कैग कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज फ्रेंड एंड गाइड ऑफ. किसके फ्रेंड और गाइड होते हैं ये? पब्लिक अकाउंट कमेटी के. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्टर्स अपीयर बिफोर द Public Account Committee when examining the account and audit reports relating to their ministries. The CAG is the friend, philosopher and guide of the PAC. It attends the sittings of PAC, assist in its deliberations. Next है, the Public Account Committee of Indian Parliament scrutinize the. क्या करते हैं ये? रिपोर्ट करते हैं CAG को, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है. The Amendment of Act Duties, Power and Condition of Service Act 1971 separate account from audit. अकाउंट को ऑडिट से सेपरेट कर दिया था इस एक्ट ने. Relieves the CAG of his responsibility in the matter of preparation of accounts. The amendment were made in the year. कौन सी ईयर में अमेंडमेंट किया गया था? 1976 में अमेंडमेंट किया गया था. The Amendment of CAG Duties, Power and Conditions Act 1971 separated accounts from audit and relieved the comptroller and auditor general of their responsibility in the matter of preparation of account. ठीक है, जो अकाउंट के प्रिपरेशन से मैटर जो था, रिलेटेड मैटर था, उसमें इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इनको थोड़ा रिलीव किया गया था. वाज मेड इन ईयर ऑफ 1976. ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर. अब है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बताना है कौन सा करेक्ट है. जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट की इन इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. यस, गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि एडवोकेट जनरल तो स्टेट के अंदर होते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा तो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं. तो फर्स्ट तो रॉन्ग ही हो गया है. एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द स्टेट लेवल. यस, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों ही. ठीक है, आंसर हो गया नाइदर वन और नॉट टू. In India, an advocate general is a legal advisor to a state government. The post is created by the Constitution of India and correspond to that of Attorney General of India at the union government level. The advocate general of a state in India is appointed by the governor, not by the president. Thus, statement is incorrect. Article 177 empower him to speak and take part in the proceedings of the legislature of the state, but he has no right to vote. ठीक है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है. कैग एज प्रोवाइडेड इन एडवोकेट जनरल की बात हो रही है ना. एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स डज नॉट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द स्टेट लेवल. अंडर आर्टिकल 143 द एडवाइजरी जुरिडिक्शन बिलोंग्स टू द सुप्रीम कोर्ट. जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करती है, हाई कोर्ट से बिलोंग नहीं करती है. हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. तो कौन होते हैं ये? कैग. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कैग ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कैग को उसका इंडिपेंडेंस ऑफिस. कैग इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है ये, और गार्जियन जो पब्लिक एक्सपेंस होते हैं उनका एक गार्जियन होता है. कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज कैसे काम करता है ये, किसके गार्जियन के रूप में काम करता है? तो द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस.
CAG of India act as the custodian and trustee of public money, and it is the duty of CAG to see even a single penny of the consolidated fund of India or any of states should not be spent without proper authorization of the legislature. 43 क्वेश्चन है, असर्सन दिया है, रीजन दिया है, देखना है क्या राइट है. द ड्यूटी ऑफ कैग इज नॉट मेयरली टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट आल्सो इट्स प्रायोरिटी propriety, or he has to uphold the constitution and the law of parliament in the field of financial administration. तो दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, इनसे इंडिपेंडेंट है. और क्या की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको ऑडिट करता है ये. और ऑडिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑटोनोमस बॉडी ऑथोरिटीज़ विच आर फाइनेंशियड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट फंड से फाइनेंस की जाती हैं, उन सब बॉडी को, ऑथोरिटीज़ को ये ऑडिट करता है. ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट, और ऑडिट ऑफ अकाउंट स्टोर एंड स्टॉक, और ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेशन. द ब्रॉड objective of audit are to ensure legality, regularity, economy, efficiency, effectiveness of financial management and public administration, mainly through assessment as to whether the financial statements are properly prepared, are complete all in all respect and present with the adequate disclosure, or the whether the provision of the constitution, the applicable law, rules, regulation made thereunder and various order and instruction issued by the competent authority are being complied with, and the extent of which an activity, program or organization operates economically, efficiently and effectively. Performance audit. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट? पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक. ठीक है, ये इसका काम नहीं है. बाकी एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रिवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे काम करती है. पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज. इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एक्सेसिस द गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द एडजस्टमेंट ऑफ वन or other to achieve the desirable effects and avoid undesirable ones. The public finance is not related to execution of the function of commercial bank. ठीक है, इसके फंक्शन से रिलेटेड नहीं है. गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिकम इंडियाज, कौन से हैं ये? 14th नंबर की कैग बने हैं ये. कैग इज़ द एपेक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट टू द ऑफ द एक्सपेंसिस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. Article 148 of the Constitution of India establishes the authority of this office. It is appointed by the President of India and can be removed from office only in the manner on the ground as a judge of the Supreme Court is removed. The expenses on the administration of this office, including all allowances, salaries, pensions, would be charged on the Consolidated Fund of India. ठीक है, इनको Consolidated Fund से इनकी सैलरी वगैरह दी जाती है. जितनी भी इनको अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है इंडिया के. और करंटली गिरीश चंद्र मुर्मू इज़ द 14th कैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, तो कैग से और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है. और एक छोटा सा टॉपिक और है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, मतलब क्रम से देखना है कि पहले नंबर पे किसको वरीयता दी जाती है, फिर किसका नंबर आता है, फिर किसका क्रम आता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज प्रोटोकॉल लिस्ट होती है ये, इन विच द फंक्शनरीज एंड अथॉरिटीज़ आर रिकॉर्डेड बाय द रैंक इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. रैंक दी जाती है कि पहली रैंक पे कौन होते हैं, फिर सेकेंड रैंक पे कौन होते हैं. स्टेटमेंट का भी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है क्वेश्चन. इट इज़ द मीन फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल occasions, has no applications in the day-to-day functioning of the government. The notification regarding this was released on 26 जुलाई 1979 को इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था. और क्या प्रेसिडेंस है करंट में इसकी, तो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर आते हैं स्टेट के गवर्नर, और उसके बाद आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट. फिर इनके बाद है 5A में आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. 6th नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा. और फिर है कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन चीफ मिनिस्टर.
8 नंबर पे आते हैं एम्बेसडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज accredited of to India, chief ministers of state outside their respective state and governor of state, ये सब 8th नंबर पे आते हैं। आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, जो अब रेस्पेक्टिव स्टेट से बाहर हो गए उनकी बात हो रही है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9A में आते हैं चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग, ये सब 9वें नंबर पे आते हैं 9A। और फिर है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ नीति आयोग और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिफेंस मैटर्स, ये सब 10th नंबर पे आते हैं इनकी रैंक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, ये 11th नंबर पे आते हैं। और फिर आते हैं इनके बाद चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। क्या क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड? कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, क्रम से लगाना है इनको, तो 4th नंबर हो गया इनका। पहले नंबर पे कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर आते हैं यूनियन कैबिनेट, इनके बाद में आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनसे बाद में आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, तो इनका क्रम हो गया। नेक्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस के बाद कौन आते हैं, नहीं ऊपर उनसे पहले कौन आते हैं, तो उनसे पहले आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, 4th नंबर पे गवर्नर आते हैं स्टेट के जो प्रेजेंट में हैं, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं और फिर आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5A में, और उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर। एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो ये होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन दिस स्टेट, ठीक है, इनमें से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनमें से सबसे पहले रैंक किसकी आती है? जो स्टेट के गवर्नर हैं एट प्रेजेंट में। हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। The Cabinet Secretary is the topmost civilian officer in the Government of India. The Cabinet Secretary is the ex officio head of Civil Service Board. Cabinet Secretariat Indian Administrative Service IAS होते हैं ये head of Civil Service under the rules of business of the Government of India. तो ये होते हैं topmost civilian officers Government of India के। Next, who is the highest ranking civilian officer in Government of India? तो ये होते हैं Cabinet Secretary of India. Next, in the Indian order of प्रेसिडेंस। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इससे बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, मैं कल करा दूँगी, ठीक है। क्लास कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या से रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, और हमने प्रेसिडेंस भी देख ली हैं ऑर्डर की क्या होती हैं, और कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है। कल किसी कारणवश से क्लास नहीं हो पाई थी, सॉरी फॉर दिस। आगे से क्लास रेगुलर चलेगी, करंट इवेंट की भी। आज करंट इवेंट की क्लास बनाई है मैंने, जिसमें हम जो वो कुमार गौरव सर की जो करंट इवेंट की बुक्स आई है उसका क्विक रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आज उसको भी अपलोड कर दूंगी और ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आज थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए जल्दी करा दिया है मैंने।